हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स में जो अलजेब्रा लगता है उसके लॉस के बारे में हम देखेंगे आज। फर्स्ट लॉ है इडम्पोटेंट लॉस। यहाँ पे हम एक सेट का उसी के साथ यूनियन करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? ए यूनियन ए। एक सेट के अंदर सपोज आई हैव 1 2 3 और इसी का यूनियन 1 2 3 के साथ करता हूं तो सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि रिपीट तो करने नहीं है। तो ए यूनियन ए विल बी सेम। चलिए इंटरसेक्शन करके देखते हैं। एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। अगेन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखा जाता है तो ये भी वही सेट आना है। तो मतलब एक सेट का खुद के साथ यूनियन किया जाए या इंटरसेक्शन किया जाए, यू विल गेट द सेम सेट। दिस इज इडम्पोटेंट लॉ। देखिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए एंड दिस इज नोन एज इडम्पोटेंट लॉ। सेकेंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी हम जानते हैं, जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 ही मिल जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। वैसे ही कोई भी सेट का यूनियन किससे किया जाए ए सेट मिल जाए। ऑफ कोर्स आपको एम्प्टी सेट के साथ करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज ए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन पाई इज ऑलवेज पाई। छोटे सेट आती है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती से प्रिंट हुआ है ए, पाई आएगा यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन पाई इज पाई। क्लियर। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए का बी के साथ यूनियन करिए चाहे बी का ए के साथ यूनियन करिए, सेम ही आना है। वैसे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए करिए, सेम ही आना है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमने एडिशन में भी कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन में भी कर रखा है। ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग 2 with 3 देन मल्टीप्लाइंग विथ 4। अब इसमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं या 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम ही आना है। मतलब इन दो को पहले ऐड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं या फिर इन दो को पहले मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम आना है। तो दिस इज 6 इंटू 4 24 हो जाएगा ये, और इधर 2 इंटू 12 24 आना है। तो बात तो सेम ही है। इसी तरीके से हम सेट में भी देख सकते हैं। सेट में भी ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसमें इसका यूनियन करके ए यूनियन बी का यूनियन करके इसका एक सेट आएगा। उस सेट का यूनियन अगर मैं सी के साथ करता हूं तो यही आएगा। अगर मैं बी यूनियन सी का जो सेट आएगा उसका मैं ए के साथ करता हूं तो, ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके खुद करके देख सकते हो। तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये हमने यूनियन के लिए देखा है। सेम चीज अप्लाई होती है इंटरसेक्शन के लिए भी। अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करके इसका जो आंसर आएगा उसका मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूं या फिर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ए के साथ करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है।
ये भी इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ काम करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रखा है, तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको। सपोज आई एम हैविंग a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी लिखते थे। अब सेम चीज हम यूनियन और इंटरसेक्शन में करने वाले हैं। देखिए कैसे। A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, इसको आप प्लस मान लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई मान लीजिए। ये देखिए सिर्फ याद रखने का तरीका है, ये कोई एनालॉजी नहीं है दोनों का, कोई संबंध नहीं है दोनों का, जस्ट अपने को समझने के लिए है ये। ठीक है, हमने प्लस मान लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई मान लिया। तो A यहाँ पे B प्लस C होता तो क्या करते हम, A इंटू बी करते, फिर प्लस लगाते, फिर A इंटू सी करते। अब इंटू की जगह हम लगा देते हैं यूनियन, प्लस की जगह लगा देते हैं हम इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम इंटू की जगह लगा लेते हैं यूनियन और प्लस की जगह लगा लेते हैं इंटरसेक्शन। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो यही चीज आप इंटरसेक्शन में भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया था पहले A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिया था, अब ऑपरेटर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन ले आता हूँ, यहाँ पे मैं यूनियन ले जाता हूँ। तरीका वही रहेगा, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन मान लूंगा, इसको मैं प्लस मान लूंगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये दोनों के लिए कोई रिलेशन नहीं है, कोई एनालॉजी नहीं है। इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B कर लेंगे, फिर यूनियन लिख लूंगा मैं, फिर A इंटरसेक्शन C, इसको मैं ब्रैकेट में डाल लूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों का यूनियन करूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने दोनों समझ ली। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ये कई जगह काम आएगी आपके 12th स्टैंडर्ड तक, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना। तो ये है A यूनियन B द होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, A यूनियन B द होल डैश, ब्रैकेट के बाहर है डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट, A डैश यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन B डैश यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर B के कॉम्प्लीमेंट के साथ करता हूं तो उसका आंसर सेम आएगा। अगर A का B के साथ यूनियन करके जो आंसर आता है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगेन आपको ऑपरेशन चेंज कर देना है, बस यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, बस इतना सा फर्क पड़ेगा सेकेंड लॉ के लिए। प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम आपसे पूछ लिया जाए तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम यूज करके प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए A यूनियन B हमने डायग्राम में देखा था, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये A सेट होता है, ये B सेट होता है। इन दोनों के अंदर के सारे एलिमेंट को हम साथ में लिखते हैं बिना रेपिटेशन के, तो हम कहते हैं उसको A यूनियन B। तो ये जो शेडेड रीजन है इसको मैंने यहाँ पे इस कलर से डिनोट किया है, जो आपका ग्रे कलर दिख रहा है A यूनियन B के अंदर, दैट इज दिस येलो पोर्शन। ये जो येलो पोर्शन मैंने दिखाया ना वो है। तो ये हो गया A यूनियन B।
अब इसको छोड़ के जो बाहर का जो रीजन है, जो ये रीजन आपके इसमें, जो ये रीजन है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको शेड कर देता हूं और इसको अनशेड कर देता हूं। मैं वापस एक बार बताता हूं, ये है ए यूनियन बी, जैसे कि यहाँ पे शेड कर रखा है ये रीजन येलो कलर वाला, ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारों को शेड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स में छोड़ दिए हैं यूनिवर्सल सेट में, यानी कि यूनिवर्सल सेट ये है ए, ये है बी। अंदर शेड किया था वो था ए यूनियन बी, अब मैं बाहर शेड करता हूं तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी द होल डैश, ये हो गया मेरा। यानी कि इसको मैंने एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, इसके एलिमेंट को मैंने लिया नहीं है, मतलब काउंट नहीं किया है, खाली नहीं किया मतलब। और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन बता रहा है ये है आपका ए यूनियन बी द होल डैश। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इस कलर वाले एरिया में जितने भी एलिमेंट्स है उसको काउंट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर वाले एलिमेंट्स को मैं काउंट करके सेट के अंदर लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ए यूनियन बी द होल डैश एंड दिस इज ए यूनियन बी। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। ये है ए सेट, जो ग्रे कलर का एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट्स सारे ए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट जो भी आएंगे उसके अंदर आएंगे, को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में काउंट कर लिया जाए तो क्या होगा, मतलब ये एलिमेंट्स आपको छोड़ देने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स काउंट करने हैं। यानी कि बाकी सारों को मैंने कलर कर दिया, शेड कर दिया, और इसको मैं इस कलर के साथ मैच कर दिया, यानी कि इसको शेड नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज शेडेड रीजन हियर, दिस ग्रीन कलर इज शेडेड रीजन। तो ये हो गया मेरा ए डैश। ठीक है, ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको मैंने यूनिवर्सल सेट से हटा दिया, जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट हैं वो बता रहा है ये ग्रीन कलर, तो इसको मैं कहूंगा ए डैश। क्लियर? तो ये हो गया ए डैश। नेक्स्ट है बी डैश। तो बी डैश देखते हैं, ये बी है, मतलब बी के अंदर के एलिमेंट्स जो भी है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स को मैं शेड कर देता हूं। यानी कि यहाँ पे ये लाइट ब्लू किया है मैंने, ये रीजन ये रिप्रेजेंट करता है बी डैश। यानी कि बी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल के हैं वो मैंने काउंट कर लिए, दैट इज बी डैश। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन किस किस में, ये ग्रीन कलर में ए डैश में जो पहले हमने देखा था, और ये ब्लू कलर में जो बी डैश अभी हमने देखा है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको मैं कहूंगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए, ये है हमारा ए डैश, ये है हमारा बी डैश। ठीक है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, लाइट ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है बी डैश। इन दोनों में जो कॉमन एरिया होगी वो ये ग्रे कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, दिस इज बी सेट, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। ठीक है, बी सेट को छोड़ के मैं यूनिवर्सल सेट में, और ए सेट को छोड़ के मैं यूनिवर्सल सेट में शेड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए डैश और बी डैश मिलेगा। तो मैं शेड कर देता हूं पहले।
ठीक है, तो ये मैंने शेड कर दिया बी डैश के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ए डैश के लिए मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी डैश, ये हो गया मेरा ए डैश। अब दोनों को कंबाइन करके करते हैं। ये है बी, और बी डैश पहले बना लेता हूं मैं। ये हो गया बी डैश, ये बी है तो बी डैश हो गया। अब ए बनाता हूं मैं। ए को छोड़ के बाकी सारों को मुझे शेड करना है रेड कलर से, तो मैं इसको शेड कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये शेड हो गया। ये है मेरा ए सेट, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए दोनों में कॉमन एरिया कौन सी है, जो दोनों लाइनें आ रही है, यानी कि जो ऐसा नेट बन रहा है उस एरिया को काउंट करूंगा। सिंगल एरिया सिर्फ हॉरिजॉन्टल आएगी या सिर्फ वर्टिकल आएगी, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन है, ये एरिया खाली है, तो दोनों लाइनें आने वाली एरिया ये सिर्फ पोर्शन है। मतलब इस दोनों सर्कल को छोड़ के जो बची हुई एरिया है वो मेरी शेडेड रीजन है। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन आ रही है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ए सेट के इस पोर्शन में, मतलब ए माइनस बी में। बी माइनस ए में सिर्फ वर्टिकल लाइन आ रही है इस एरिया के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी पूरा खाली है, तो इन तीन को छोड़ के बाकी बची एरिया मेरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैं सिर्फ दोनों लाइनें आती है उसको काउंट करूंगा, सिंगल लाइन वाले को नहीं काउंट करूंगा। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए दिस इज फॉर इंटरसेक्शन। फॉर यूनियन दिस यू हैव टू कंसिडर, दिस यू हैव टू कंसिडर, दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर, तो तीनों कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दूसरा लॉ है, वो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए वो लॉ क्या कहता है, तो पहले तो लॉ देख लेते हैं वापस एक बार। देखिए लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो हम पहले यहां लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रूव करना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आपका ए है और बी है। ए इंटरसेक्शन बी हम जानते हैं इस पोर्शन को कहते हैं। ठीक है, मैं तो ये पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी है। इसको छोड़ के बाकी पूरी एरिया आपकी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या होगी, ये पूरी एरिया हो जाएगी आपकी, ये पूरी एरिया आपकी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको छोड़ के ये जो अंदर का इतना सा पोर्शन है ना, ऐसा वाला पोर्शन, ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारा एरिया आपका कवर हो गया ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश में। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए। तो राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हम पहले लेंगे ए डैश, ये तो हमें पता ही है, ये है यूनिवर्सल, ये है ए। ठीक है, ए डैश ले लेता हूं पहले। तो ए डैश के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शेड कर लेता हूं।
स्लाइड्स में तो मैंने कलर चेंज करके बताया, यहाँ पे कलर चेंज नहीं, लाइन से बता रहा हूं। तो दिस इज ए, देयरफॉर दिस विल बी ए डैश, ठीक है। इसी तरीके से मैं बी डैश बना लेता हूं यहाँ पे। सो दिस इज माई बी, और बी डैश मैं वर्टिकल लाइन से बना लेता हूं। सर्कल छोड़ के पूरे को शेड कर देता हूं, दैट इज माई बी डैश। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। ये है ए, ये है बी। ए डैश के लिए इस सर्कल को छोड़ के मैं पूरा शेड करूंगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ब्लू से बना रहा हूं। देखिए ए सर्कल को टच करते हुए मैं जा रहा हूं, बी के अंदर इसके कोई लेना देना नहीं है मुझे, दिस इज ए डैश। तो ये पूरा पूरा मैंने बना लिया। अब बी डैश के लिए मैं अगेन कलर चेंज कर लेता हूं, येलो ले लेता हूं, ठीक है। तो बी डैश के लिए मैं वर्टिकल लाइन से बना लेता हूं। सॉरी, बी डैश के लिए तो ये अंदर भी आएगा। ठीक है। अब आपको येलो लाइन भी कंसिडर करनी है, ब्लू लाइन भी कंसिडर करनी है, और दोनों लाइनें जहां पे आ रही है उसको भी कंसिडर करना है, ठीक है। यानी कि मैं ये लाइनें कंसिडर करूंगा अलग से, और फिर मैं ये लाइनें भी कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सभी कंसिडर कर रहा हूं। यूनियन में सिंगल है वो एरिया भी कवर करूंगा मैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है सिर्फ वर्टिकल है दोनों कवर करूंगा, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जहां पे आ रही है वहां पे भी मैं कंसिडर करूंगा। तो मैं अभी कलर चेंज करके फिर आपको एक चीज समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे इसके अंदर सिंगल लाइन आ रही है सिर्फ वर्टिकल, और इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल आ रही है, और ये एरिया खाली है, ठीक है। खाली है उसको छोड़ दीजिए, खाली वाला हमारे काम का नहीं है अभी। यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल लाइन वाले ये दो एरिया और ये डबल दोनों ही आ रही है वो एरिया सारी कवर करनी है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एरिया आपका बच गया, ये एरिया, ये जो अंदर का एरिया ये छोड़ के बाकी पूरा मैं शेड कर दूंगा, यानी कि मुझे वापस वही मिल जाएगा जो इसमें मिला था। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये बना के जरूर देखना, भूलना मत।